स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स देख ली थी। आपको मैंने बात बताई थी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बताया था रैंक के बारे में कि ये आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं। आप कहोगे सर मैट्रिक्स में तो सारी रोज ही नॉन जीरो लिख दो। नॉन जीरो रोज इन इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स को आपने इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है तब जो इतनी नॉन जीरो रोज आई हैं वो होती है। ये इकोलॉन फॉर्म क्या चीज होती है? इकोलॉन फॉर्म वो होती है जिसके अंदर जो भी जीरो रो आएगी वो सबसे नीचे रहेगी। दूसरी बात, जो पिवट एलिमेंट होगा पहली रो का, अगली रो का पिवट एलिमेंट उसके राइट में, उसके अगली रो का उसके राइट में। इसका मतलब इसका पिवट एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, दूसरे के पिवट एलिमेंट के सारे नीचे के एलिमेंट जीरो। तो वो बात हुई थी क्या चीज, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। पढ़ लिया था, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद बेसिक सी चीज है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मेनली इस पे क्या है ना कि एएमयू ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं सालों साल से। इसमें आईआईटी ने तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, जेईई मेंस ने कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है। अब पूछ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पूछा नहीं है। बी अ मैट्रिक्स सच दैट, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन एएमयू में आपके बेसिक सा क्वेश्चन आ गया और आप उसके चक्कर में आप छोड़कर आना पड़ गया आपको, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। देन रैंक ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे उसको, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन वन। बी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू वन। तीसरा क्या आपके पास, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम। चौथा क्या आपके पास, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। मैंने बताया था रैंक निकालने में, इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको इस बात से मतलब ही नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, किसी में भी कर सकते हो। तो ये ए कोई मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n ऑर्डर की है, m क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। सच दैट aij इज इक्वल टू वन, aij इज इक्वल टू वन फॉर ईच आई एंड जे। कि आई और जे की आप जो भी वैल्यू रखो सबका आंसर कितना आ जाएगा, वन। A11 में भी बनाएगा, A12 भी बनाएगा, A13 भी बनाएगा, A1n भी बनाएगा, A21 भी बनाएगा, A31 भी बनाएगा, सब बनाते जाएंगे। इसका मतलब ये जो आपकी ए मैट्रिक्स थी, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, ये जो ए मैट्रिक्स थी वो क्या बनी हुई थी ए मैट्रिक्स बनी हुई थी 1 1 1, ठीक है, m क्रॉस n की, ये बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये ए मैट्रिक्स बना दिया आपने। आपको पता है कि आपको अगर रैंक निकालनी है, अभी तो कोई नॉन जीरो रो नहीं है, सारी कोई जीरो रो नहीं है, सारी नॉन जीरो रो है। आप बोल दो कितनी रो है भाई, m रोज हैं, रो के लिखा है नंबर, कि रैंक ऑफ ए क्या m हो जाएगी क्या, रैंक ऑफ ए क्या m हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या देखा कि हमारे पास पहली रो में पिवट एलिमेंट ये रहा, उसके नीचे के सब जीरो होने चाहिए। अच्छा, ये जीरो कैसे बनेगा कि रो टू में से रो वन घटा दो। ये उसके नीचे वाला जीरो कैसे बनेगा कि रो थ्री में से रो वन घटा दो। इसका मतलब एक एक करके आपने ऑपरेशन लगाया, एक एक करके। मैं तो सबको एक साथ लगा देता हूं। रो टू को रो टू माइनस रो वन लिखा, रो थ्री को आपने रो थ्री माइनस रो वन लिखा, उसके बाद एच चलते गए आपने, और रो एम को आपने रो एम माइनस रो वन लिखा। सबको ऐसा लिख दिया। अब जैसे आपने ऐसा लिखा तो ए की वैल्यू, ये तो सब वन वन वन, रो वन को तो चेंज किया नहीं, लेकिन रो टू में इसके सारे एलिमेंट वन 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 थे। इसमें से अगर आपने रो वन के एलिमेंट को घटा दिया तो आपको पता है कि सब वन में से वन घट जाएगा, सारे एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। आप एक को जीरो बनाने चले, सब जीरो। उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे भी सारे जीरो बन जाएंगे, सभी तो बनते। और आखिरी रो में क्या हो रहा होगा, उसमें भी सब जीरो बन जाएंगे। अब ये आया पिवट एलिमेंट, इसके आगे तो इसमें देखना ही नहीं होता पिवट एलिमेंट के बाद। उसके बाद जैसी पिवट एलिमेंट मानते आपने देखा कि इसके सारे एलिमेंट मुझे जीरो करने थे, वो करने के लिए आपने ये सारे ऑपरेशन लगा दिए। ये ऑपरेशन लगाते आपको देखा कि नीचे के तो सारी रो ही जीरो हो गई कंप्लीटली। जैसे ही आपको ये दिखा कि नीचे की सारी रो कंप्लीटली जीरो हो गई, तो रैंक निकालने के लिए इकोलॉन फॉर्म है पूरी, ऑल द जीरो रोज मस्ट बी एट द बॉटम, सारी जीरो रोज बॉटम पे लगी हुई है, ठीक है। जो नॉन जीरो रो है वो ऊपर लगी हुई है। कितनी नॉन जीरो आई इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, एक नॉन जीरो रो आई, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपके पास, वन हो जाएगी। ये 2015 में एमयू ने पूछा था, रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, वन। आओ भाई, उसके बाद छोटी सी बस सिर्फ टॉपिक लिखवाऊंगा, नेचर ऑफ
सॉल्यूशन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसी में आप समझ लोगे, मजा आ जाएगा बस। नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे देखना? आर ए आपको पता है, ये रैंक होती है। रैंक का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इकोलॉन फॉर्म, ठीक है। और एन क्या है आपके? एम मैंने माने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। मान लो इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो रखी है। आपके पास इक्वेशन, कुछ भी इक्वेशन लिखी हुई हो, ठीक है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कि मैं मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। अब आपको लगेगा मैट्रिक्स किस चीज की बनानी है। अब सुनो, मैट्रिक्स किस चीज की बनानी है? मैट्रिक्स आप बनाओगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब बनाने का क्या मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स आएगी और फिर यहां पे लाइन खींचेंगे और फिर बी मैट्रिक्स भी तो कॉलम मैट्रिक्स है वो आएगी। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि एम जो है आपका, मान लो यहां पर 1 2 और 3 रहा, यहां 0 5 और 6 रहा, यहां 0 0 और 4 आया, यहां पर 2 0 और -3 ये आ गया। इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्टेड है। जब इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको लगे कि रैंक ऑफ ए बराबर किसके आई है? एन के बराबर आ गई है। ए की रैंक किसके बराबर है? एन के बराबर। तो दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। ये कहां से पता चल रहा है सर? कितने वेरिएबल थे? तीन वेरिएबल थे। तीन वेरिएबल थे, जो रैंक आई वो भी 3 आ गई। रैंक 3 आने का मतलब है ये भी, ये रो जीरो नहीं हुई कंप्लीटली, कोई भी रो जीरो नहीं हुई, नीचे वाली ही जीरो नहीं हुई तो उसके ऊपर कहां से होंगी? इकोलॉन फॉर्म में तो जीरो रो सबसे नीचे रखी जाती है। तो यहां से आपको 4z इज इक्वल टू -3, z की वैल्यू -3/4 मिलेगी। इससे फिर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन है। कब? जब रैंक किसके बराबर है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर। अब आपको पता है कि अगर तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल, तो रैंक तो 3 से ज्यादा तो जाएगी नहीं, इससे कम ही हो सकती है। अब अगर रैंक आपकी, दूसरा केस, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। उसके बाद दूसरा केस, अगर आपके पास रैंक ऑफ ए जो है वो एन से कम हो। इसमें दो बातें होती हैं। आपको पता है जब भी मैं यूनिक सॉल्यूशन के आगे बढ़ता हूं हमेशा दो बातें आ जाती हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, दोनों ही से निकलेंगे। दो तरीके से दिखा रहा हूं। कितना लिखा था भाई? 2 0 और एक तरीका ये, ठीक है भाई, -3 की जगह 0 कर दिया। इधर वाले केस में देखना, इसके अंदर रैंक ऑफ ए, रैंक कितनी है भाई इसकी? इसकी ये रो 0 बन गई, दो नॉन जीरो रो हैं। वेरिएबल कितने थे? तीन वेरिएबल थे, ठीक है, तीन वेरिएबल। आपको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तभी सॉल्व करते हैं जब वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर हो। तो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के लिख लिया। अच्छा, ये रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो गई। रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये रही। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में का मेथड था हमारे पास सॉल्व करने का, उसमें आपको पता था कि ये असल में होते क्या है, ये वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं। तो आपको पता चला कि पहली इक्वेशन तो आपका x + 2y + 3z = 2 आ गई, दूसरी भी कुछ आ गई, लेकिन तीसरी आपके पास 0x + 0y + 0z = -3 आ गई। इसका मतलब 0 = -3 आ गया। क्या x y z की किसी भी वैल्यू के लिए कोई ऐसी वैल्यू है x y z की जो इसका आंसर -3 दे दे? ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये केस किसका कहलाता है? ये कहलाता है आपका नो सॉल्यूशन का केस। अच्छा, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, ऐसे में कहलाती है एम। हाँ, एम लिख दिया था ना, इधर देखो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसी में। अच्छा, इसके अंदर, बल्कि उसके अंदर देख लो पहले। उसके अंदर आपको पता है कि ये पहली क्वेश्चन ठीक है, दूसरी क्वेश्चन ठीक होगी, तीसरी भी देखो, 0x + 0y + 0z की वैल्यू 0। तीसरी इक्वेशन भाई, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप इक्वेशन में लिखोगे। आप कोई पूछे एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू डालूं जो 0 आ जाए, आपने कहा जो मर्जी चाहे वैल्यू डालो, जो मर्जी चाहे वैल्यू डालो। इसका मतलब यहां से क्या मिल गया आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इन दोनों में आप समझना बात, मैंने डिफाइन किया एक R1, रैंक ऑफ M,
एम क्या था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरी, उसकी रैंक कैसे निकालेंगे? अरे भाई रैंक निकालने के लिए ये थोड़ी जरूरी होता था, रैंक निकालने के लिए कहीं से भी ये बात जरूरी होती थी क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि आपको पहले लगेगा एम तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। हाँ नहीं है तो क्या हुआ, नहीं है तो क्या हुआ, रैंक निकालनी है आपको। देखो इसके अंदर एम की रैंक कितनी है, एम पूरी मैट्रिक्स ले लो, इसको हटाओ अभी यहां से, पूरी मैट्रिक्स लोगे तो देखो ये 0 रो बन गई, अगर ये रो 0 बन चुकी है इसका मतलब रैंक 2 है। यहां पर कितनी है एम की रैंक, ये रो नॉन जीरो, ये रो नॉन जीरो, ये रो भी एम की नॉन जीरो, एम की, ए की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो ए था, ए की बात नहीं कर रहा, एम की। तो अगर आपके पास, अगर इस केस में क्या था, आर इज लेस देन R1, R1 तो n के बराबर हो गया, या फिर सिर्फ R इज लेस देन R1, ठीक है, कि ये थी m की रैंक और ये थी a की रैंक। अगर a की रैंक कम आ गई m की रैंक से, इसका मतलब a के अंदर एक रो क्या बन चुकी है, लास्ट वाली रो आपकी 0 बन चुकी है, और R1 जो m की रैंक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ज्यादा है, इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नीचे वाली रो 0 नहीं बनी है। तो आपको पता है इधर तो 0 0 0 लगे हुए हैं, तो 0x 0y 0z इज इक्वल टू सम नॉन जीरो टर्म, तो 0 बराबर नॉन जीरो तो हो नहीं सकता, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और R1 अगर बराबर हो गए आपके पास, R और R1, जो रैंक R की है वही रैंक R1 की है, ठीक है, दोनों रैंक आपकी n से छोटी है। n से क्यों छोटी है, पहली कंडीशन ही ये थी, पहली कंडीशन ही ये थी भैया कि R कैसा होना चाहिए भाई, RA जो है वो n से छोटा होना चाहिए, दोनों n से छोटी है, ठीक है। तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू R1 हो गई। अच्छा दोनों अगर n से छोटी हैं तो आपको पता है अगर n जो था वो नंबर ऑफ वेरिएबल थे उतनी ही इक्वेशन होंगी। अगर जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो 3x3 की थी ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम हो गई, मतलब मान लो 2 हो गई, इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर पूरी रो जो नीचे वाली थी वो कैसी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 0 हो चुकी है तो आपको पता है इसकी तो 0 हो ही गई होगी, इसकी तो 0 हो ही गई होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तो पार्ट होता है ना ये वाली मैट्रिक्स जिसकी रैंक लिखी हुई है। और अगर ऐसा हो चुका है इसका मतलब 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स वाई जेड की अब हम कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मर्जी चाहो वैल्यू पुट करो, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो r इज इक्वल टू R1 इज लेस देन n, ये आज जैसी आया तो आपका क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया था आपको, यही बात समझने की है कि वो रैंक ऑफ m और रैंक ऑफ a में, कि रैंक ऑफ a अगर रैंक ऑफ m से कम हो गई, इसका मतलब इसके अंदर 2 आ चुकी है रैंक, इसका मतलब इसके अंदर नीचे वाली रो 0 बनी हुई है, लेकिन इसमें नहीं बनी सबसे नीचे वाली, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू सम नॉन जीरो टर्म आ जाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वहां पे 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इतनी बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। इस पे क्वेश्चन आया आप करके देख लेना, इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है, बड़ी है, रैंक निकालना आपको आएगा। मैं आगे बात पर आता हूं, ठीक है। अगली बात जो आपके सामने आ रही है वो आ रही है सम स्पेशल मैट्रिसेस। सम स्पेशल मैट्रिसेस कौन सी पहली आई, पहली आती है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, नाम है, नाम लिखकर आ जाता है, नाम लिखकर आ जाता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जो खुद का इनवर्स हो वो कहलाती है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स विच इज सेल्फ इनवर्स। एनी मैट्रिक्स विच इज सेल्फ इनवर्स। अच्छा कैसा देखेगा कि ए स्क्वायर जो लिया आपने वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ये इसका क्रक्स है। ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ए और ए का प्रोडक्ट अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, और दोनों ही अगर ए थे तो ए क्या है, सेल्फ इनवर्स है। तो ऐसे केस में ए कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है, अगर ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इसी पे कर दूं पहले तो क्वेश्चन में,
show that a is equal to -5 -8 0 3 5 और 0 और 1 1 और -1 is involuntary। अच्छा चेक करना है आपको, सॉरी क्वेश्चन कैसे लिखो, इनवॉलेंट्री और नॉट, शो करना है तो और नॉट लिखनी नहीं चाहिए था। चेक दैट इनवॉलेंट्री है कि नहीं है। इनवॉलेंट्री के लिए आपको पता है अभी अभी लिखवाया, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, -5 -8 0 3 5 और 0 1 1 और -1, ठीक। यहाँ पर -5 -8 और 0, यहाँ पर 3 5 और 0, यहाँ पर 1 1 और -1 मल्टीप्लाई किया आपने, -5 को वहां मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25 -24 प्लस 0, ठीक है। अगला वाला कितना आएगा 40 -40 प्लस 0, वो तो हट गया, चलो 0 लिखने की क्या जरूरत है। अगला वाला आपके पास 0 0 0, ठीक है। फिर यहां पर माइनस का 15 प्लस का 15 प्लस 0। अगला वाला आपके पास माइनस का 24 प्लस का 25, ठीक है, और वो 0 हो जाएगा। तीसरा वाला 0, फिर यहां पर -5 प्लस 3 -1 1 1 और -1 ही है नीचे, ठीक है। -5 प्लस 3 और -1, ठीक है। फिर अगला वाला आपके पास -8, ठीक है, +5 और -1, -8 +5 और -1, ठीक है। फिर अगला वाला 1, आप इसको सॉल्व करके लाओगे, देखो यहां पर आया 1, यहाँ पर आया 0, यहाँ आया 0, यहाँ आया 0, यहाँ आया 1, यहाँ आया 0। आपको यहाँ तक लगेगा कि हो गई इनवॉलेंट्री, और आपने टिक कर दिया कि तो इनवॉलेंट्री है। लेकिन आप अगला टर्म देखो, -5 3 पे अगर आपने देखा तो ये निकल कर आएगा -3, ये निकल कर आएगा -4 और ये 1, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट इनवॉलेंट्री। ए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। जो मैट्रिक्स ऐसी हो कि इसको स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, वो मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है और नहीं कहलाती। ठीक है। अगला, इफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज orthogonal, show that it is involuntary। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो शो दैट इट इज, ठीक है। अब मान लो लेट ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है, दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए के बराबर है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, अभी कह रहे हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने मानी है वो ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है, उसमें ए ट्रांसपोज जो है आपके पास, ए ट्रांसपोज क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी वो ए के बराबर हो गया, तो यहां पर ए इंटू ए किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आई के बराबर हो गई। और जैसे ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता, आपने बोल दिया ए कैसा है, कैसे मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री। आपको यही शो करना था कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है, इनवॉलेंट्री हो जाती है। प्रूव दैट मैट्रिक्स ए is involuntary। A I double F, if and only if I plus A कि इनवॉलेंट्री सिर्फ तभी होगी जब ऐसा हो। तो अगर ऐसा हो रहा होता है तो इनवॉलेंट्री निकलनी चाहिए। इसको लेके चलते हैं, आप इसको लेके चले, इसको लेके चले। आपने लिखा ए आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिविटी फॉलो करती है, और जैसे ही मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिविटी फॉलो करने लग जाए, अलजेब्रा के फॉर्मूले लगने लगते हैं।
ठीक है, यहां से आपको पता चला कि ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपके आई के बराबर आ गई। दिस इंप्लाइज ए इज इनवॉलेंट्री, ए इज इनवॉलेंट्री। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। आते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसके अंदर अपनी आइडेंटिटी बचा के रखने की कैपेबिलिटी होती है, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है आइडेंटिटी का, अपनी आइडेंटिटी बचाने का, वो होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कैसे कैसे कि अगर आपका ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है, ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए इज आइडेम्पोटेंट। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए आइडेम्पोटेंट है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो गया तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जैसे ही मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो जाती है, आइडेम्पोटेंट के लिए ये चेक करना जरूरी है आपको, ये चेक करना जरूरी है। ठीक है, अगर आइडेम्पोटेंट हो गई, देन इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, देन ए की पावर एन लगा दो आप, वो ए ही आएगा। अगर आइडेम्पोटेंट, ये नहीं कि अगर ए की पावर एन ए आ रहा है तो ए आइडेम्पोटेंट है क्या, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ए स्क्वायर पे बात होनी चाहिए पहले। ठीक है, कि ए स्क्वायर नहीं आ रहा, ए क्यूब आ रहा है, तो तब नहीं होगा। जैसे मैं ए क्यूब निकालूंगा, तो ए क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए के, ए स्क्वायर तो ए के बराबर है, ए इंटू ए के बराबर होगा, जो ए स्क्वायर के बराबर होगा, जो वापस ए के बराबर। आपने कहा नहीं सर ये तो चीटिंग, ए की पावर 4 बताओ। ये देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बना, ए स्क्वायर आइडेम्पोटेंट थी, तो ए स्क्वायर ए के बराबर, ये ए स्क्वायर भी ए के बराबर, ये बनकर आया ए स्क्वायर, जो वापस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो अगर आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट मतलब अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो बात और आगे बढ़ जाती है कि आप फिर उस पर कोई पावर चढ़ाओ, वो किसके बराबर निकल कर आएगी, ए के बराबर ही निकल कर आएगी। लेकिन आइडेम्पोटेंट चेक करने के लिए ये होना जरूरी है, ये करना है बस। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्वेश्चन देखो, इफ ए, अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए and BA is equal to B, then show that both A and B are idempotent. ठीक है, अब दोनों आइडेम्पोटेंट आपको शो करनी है। मैं एक को कर देता हूं, एक को बी को आप कर लेना। थोड़ा सा तकलीफ दे यहां पर, इस पे डिपेंड कर रही है सारी बात। अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है, उसके अंदर मैंने क्या किया कि आपका ए बी, ए जो ए बी लिखा हुआ था, ए बी के साथ ए और लगा दिया, उस बी ए के साथ बाहर ए लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आप। ठीक है, सारी बात डिपेंड करती है कि आप इसको, अब ये कैसे, हमें कैसे पता चलेगा इसको सॉल्व करना है, ये आपको सब प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एसोसिएटिविटी लगाते हुए पहले ए बी को एक साथ लिख लिया और ए को इधर लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने ए के साथ पहले बी ए को लिख लिया। एसोसिएटिविटी में कोई भी पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ए बी की वैल्यू तो ए के बराबर थी, ए बी की वैल्यू ए के बराबर थी, ये बन गया ए इंटू ए, मतलब कि ये निकल कर आया ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर बी ए को साथ में लिखा, बी ए की वैल्यू तो ए बी थी, ये ए बी निकल कर आया। ये बी ए की वैल्यू किसके बराबर थी, बी ए की वैल्यू तो बी के बराबर थी, इसकी जगह पर बी निकल आया। ये ए पहले से लिखा हुआ था, अब जो ए बी था वो किसके बराबर था, ए के बराबर था, तो ये वैल्यू ए के बराबर आ गई। अभी जो ए स्क्वायर था ये भी इसकी वैल्यू थी, और जो वो ए बी था, वो जो ए था वो भी इसकी वैल्यू थी। इसका मतलब आप बोलोगे कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ए बी ए के बराबर है और वो वैल्यू ए के बराबर है, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और जैसे ही आपको पता चला कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ए इज आइडेम्पोटेंट। सिमिलर तरीके से आप बी को कर दोगे, बी ए बी लिखना। ठीक है, ए आइडेम्पोटेंट हो गया जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आया। अगला क्वेश्चन देखो, इफ A is idempotent, then पहला क्वेश्चन, B is equal to I minus A is idempotent। दूसरा, AB is equal to BA is equal to 0 मैट्रिक्स। ठीक, आपको प्रूफ करने हैं दोनों।
अगर ए आइडेंटिपोटेंट देन प्रूव दैट, लिख देता हूं प्रूव दैट, प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू आई माइनस, अगर कोई बी मैट्रिक्स जो इसके बराबर है तो ये बी मैट्रिक्स भी आइडेंटिपोटेंट होगी। तो पहली चीज तो इन्होंने दे रखी है ए इज आइडेंटिपोटेंट, जैसे ही आपको पता चला इसका मतलब ए अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करता है, कब, जब पावर चढ़ती है। पावर कौन सी वैल्यू चढ़ाते हैं, ए स्क्वायर ए के बराबर है, सिंस ए इज आइडेंटिपोटेंट, ए स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। अब अगर आपको प्रूफ करना है कि बी आइडेंटिपोटेंट है, इसका मतलब बी स्क्वायर बी के बराबर होना चाहिए। तो आपने बोला कि बी स्क्वायर की वैल्यू बता दो सर, बी स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस ए का होल स्क्वायर हो गई, आई माइनस ए का होल स्क्वायर आई माइनस 2a प्लस में ए स्क्वायर, ध्यान से देख लो। ये क्या कर दिया, ये तो आपने डायरेक्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। हाँ, ए और आई जो दोनों मैट्रिक्स थी दोनों कम्यूटेटिव होती है, और कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हो जाती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला खुलता है भाई, एक निकलता है आई ए, एक निकलता है ए आई, और दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। ये आई अपनी जगह पर ठीक है, ये माइनस में 2a लिखा हुआ, और क्योंकि ए आइडेंटिपोटेंट है, क्योंकि ए आइडेंटिपोटेंट है, इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, वो जो ए स्क्वायर लिखा था वो ए के बराबर हो जाएगा ये। और यहां से निकल करके आया आई माइनस ए, और आई माइनस ए किसकी वैल्यू थी, ओरिजिनली बी की वैल्यू थी, इसका मतलब बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। जैसे ही आपको पता चला कि बी स्क्वायर बी के बराबर है, आपने फौरन बोल दिया कि बी कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिपोटेंट। यही प्रूफ करना था आपको। और क्या प्रूफ करना है कि ए बी और बी दोनों जीरो है, पहला वाला ए बी इज इक्वल टू, ए अपनी जगह पर ठीक है, ये आई माइनस है, ये ए माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए माइनस ए स्क्वायर तो ए के बराबर होता है, मतलब जीरो, ठीक है। दूसरा वाला बी ए लिखना है आपको, बी ए मतलब कि आई माइनस ए के साथ आपके पास ए लगा हुआ है, ए माइनस ए स्क्वायर मतलब कि ए माइनस ए मतलब कि जीरो, आइडेंटिपोटेंट। देखते चलो बस, छोटी छोटी चीजें हैं, लगती चली जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता था, नहीं, ये चारों मैट्रिक्स जो स्पेशल मैट्रिक्स आएंगी आपके पास, इनवॉलेंट्री, आइडेंटिपोटेंट, निलपोटेंट और पीरियोडिक, इन चारों से क्वेश्चन आ जाता है। पीरियोडिक, ऑर्थोगोनल, सॉरी ऑर्थोगोनल हो गई ना, ऑर्थोगोनल तो हो गई है। कहाँ गया क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन ये वाला हो गया, ये ठीक है। इफ ए इज आइडेंटिपोटेंट, देन आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए की वैल्यू कितनी आएगी, आइडेंटिपोटेंट है, आपने इसको क्यूब से खोल दिया, आई माइनस में 3a प्लस में 3a स्क्वायर माइनस में a क्यूब प्लस a इज इक्वल टू कितना आएगा। आपको पता है ये तो अपने पास लिखा हुआ i, ठीक है, ये माइनस में लिखा हुआ है 3a, ये प्लस में लिख गया 3a। अगर a आइडेंटिपोटेंट है, a के आइडेंटिपोटेंट होती आपको पता चल जाता है कि a स्क्वायर की वैल्यू तो a के बराबर थी, और a अगर आइडेंटिपोटेंट है तो आइडेंटिपोटेंट है, मैंने बता दिया, अगर आपने पता चल गया आइडेंटिपोटेंट है तो कितनी भी पावर हो जाए वो a के बराबर ही निकलना है, तो माइनस में a प्लस में a, ठीक है। ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये किसके बराबर आ गया, i के बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही बताना था कितनी वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट इफ AB is equal to A and BA is equal to B, then A transpose and B transpose are idempotent. ठीक है, आपको ये वाली बात पता है, अभी अभी रिजल्ट की तरह यूज कर देना इसको, कि जब ये कंडीशन होती है, implies this that A is idempotent and B is idempotent, ये कंडीशन अभी अभी तो 2 क्वेश्चन पहले लिखवाई थी, वो रिजल्ट की तरह यूज करो कि AB इज इक्वल टू A है और एंड BA इज इक्वल टू B है, तो A भी आइडेंटिपोटेंट है और B भी आइडेंटिपोटेंट, दोनों आइडेंटिपोटेंट है। अच्छा, A ट्रांसपोज को आपको आइडेंटिपोटेंट प्रूफ करना है, इसका मतलब A ट्रांसपोज का स्क्वायर जो है वो A ट्रांसपोज के ही बराबर आ जाना चाहिए। A ट्रांसपोज मतलब मान लो C मैट्रिक्स है कोई, तो C का स्क्वायर C के बराबर आना चाहिए।
अच्छा ए ट्रांसपोज लिख दिया आपने, इसे आप ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आपको पता है पावर और ट्रांसपोज एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, कर लेते ना ए की पावर एन वाला। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अच्छा ए स्क्वायर, क्योंकि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी तो ए स्क्वायर तो ए के बराबर हो गया, ये ए ट्रांसपोज के बराबर ही आ गया। अब ये कोई मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स हो गई आपके पास? दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इज आइडेम्पोटेंट। सिमिलरली फॉर बी, सिमिलरली बी ट्रांसपोज इज आइडेम्पोटेंट। सिमिलरली आपका बी ट्रांसपोज आइडेंटिपोटेंट हो जाएगा। अगले आ गया हूं, तीसरी फिर आपकी स्पेशल मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या क्या, क्या कहलाती है? A matrix A is said to be nilpotent, पूरी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इस काम के लिए, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k if a की पावर k is equal to 0 matrix and a की पावर k minus 1 is not equal to 0 matrix। यहाँ k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, k belongs to पॉजिटिव इंटीजर, कि ऑर्डर k की निलपोटेंट मैट्रिक्स तब कहलाती है जब k बार मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स खुद को, मतलब k पावर चढ़ाने पर 0 मैट्रिक्स बन जाए। k पावर चढ़ाने पर बने, k माइनस 1 पे ना बनी हो, पिछली पावर पे 0 ना हुई हो, क्योंकि अगर a की पावर में k माइनस 1 0 हो गया, दिस इंप्लाइज वो ऑर्डर k माइनस 1 की हो गई। अब भाई इस पावर पे अगर 0, अगर इसी पावर पे a मैट्रिक्स की पावर चढ़ाने पे 0 आ जाता तो वो ऑर्डर k की कहां कहलाती? ऑर्डर k तो इसलिए बोला है कि कितनी पावर चढ़ाई गई तब वो 0 मैट्रिक्स बनी। अगर अगर वो k माइनस 1 पावर चढ़ाने पर 0 बन जाती तो ऑर्डर k माइनस 1 होता। k ऑर्डर तो तब होगा कि जब k माइनस 1 पावर तक तो वो 0 मैट्रिक्स बनी नहीं, और k पर आकर क्या बन गई? वो 0 मैट्रिक्स बन गई। और फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके पास, जो कि आपको जनरली खुद से भी समझ में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर k ऑर्डर की मैट्रिक्स है देन a की पावर में k प्लस आर सारे के सारे 0 हैं। यहां पे r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। k प्लस आर का मतलब क्या? अब पावर आपने k रख दी, उस पर 0 बन गया, तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 कुछ भी रखते रहो, उस पर 0 बनना है। कैसे हो रहा है ऐसा? कि मान लो आपको किसी ने पूछा कि a की पावर में k प्लस 1 कितना आएगा, तो आपने बोला a की पावर में k इंटू a आएगा। a की पावर में k तो 0 मैट्रिक्स थी, उसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे, कौन सी मैट्रिक्स आएगी? 0। ऐसे ही मान लो कि ऑर्डर 5 की हो गई कोई मैट्रिक्स, a की पावर 5 जो है वो आपका 0 हो गया। अब कोई आपसे पूछ ले कि a की पावर में 19 बताओ कितना होगा, तो आप इसे लिखोगे a की पावर 5 इंटू a की पावर 14। a की पावर 5 कितना हो चुका है? 0। a की पावर 14 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 0। एक बार मैट्रिक्स पावर बढ़ने पर अगर 0 बन गई तो उसके बाद की सारी पावर की मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बनेगी। सारी पावर जितनी आने वाली है आगे, सारी पावर क्या बननी है? 0 बननी है। अगर एक बार वो 0 बन गई जिस पावर पे, अगर वो k पावर पे 0 बन चुकी है, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई k ऑर्डर की, तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 जितनी भी पावर आएंगी आगे की, उन सब पे कितना आंसर देगी वो मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होनी है। क्वेश्चन देखो, शो दैट a is equal to is nilpotent matrix of order 3। ये शो करना है वो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो फिर 3 पावर चलानी है, तो पहले तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर निकालो, 1 1 1, ये 5 2 और 6, ये -2 -1 और -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 1 1 1, 5 2 और 6 और -2 -1 और -3, तो ये वैल्यू किसके बराबर आई? 1 + 5 -2, 6 -2 मतलब 4, 1 + 2 3, -1 मतलब 2, 1 + 6 7, -3 मतलब 4, 5 + 10 15,
-12 मतलब 3, 5 + 4 9 -6 मतलब 3, 5 + 12 17 -18 मतलब -1, -2 -5 -7 +6 -7 +6 मतलब -1। अच्छा, फिर -2 और -2 -4 और +3 मतलब -1, फिर -2 और -6 -8 और प्लस का 9 मतलब कि 1। ये तो आया a²। ए क्यूब अगर निकालने की बात है, ए क्यूब आपका 4 2 4 3 3 और -1, -1 -1 और 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, 1 1 और 1 और 5 2 और 6 और -2 और -1 और -3 मल्टीप्लाई करके देखते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 1 से मतलब 4 + 14 क्या हो गया ये, 14 -8 मतलब कि तो 6 आ गया, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई। 1 1 और 3 था, 5 2 और 6 था, -2 -1 और -3 था। देख लेता हूँ एक बार और, 6 के साथ भाई ऑर्डर 3 की आपको शो करनी है ना। 1 4 सॉरी 1 और 1 1 + 5 6 -2 4 ही तो आया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, हम पता नहीं क्या लिख रहे हैं। भाई मैं देख रहा हूँ कि भाई पहले ही ये टर्म अगर आपका कोई कांस्टेंट निकल आया जीरो के अलावा तो निलपोटेंट कभी नहीं बनेगी, तो जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। हाँ भाई अब देखो 1 + 5 6 -6 0, जीरो बना है, ठीक है। 2 पे नहीं आना है जीरो, लेकिन वो आ गया पहले टर्म जीरो। 1 + 2 3 -3 0, 3 6 -9 0, 5 + 15 -12 3, 5 + 4 9 -6 मतलब 3, 15 है 5 + 4 5 + 4 -6 3, ठीक है। 15 + 12 27 -18 मतलब 9। अच्छा, -6 + 1 मतलब माइनस का 5 और प्लस का 9 मतलब कि 4, -2 और -5 -7 था और +6 था, -1 आएगा भाई। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं ये। -2 और -1 -2 और -2 -4 +3 -1 आएगा, -6 और -6 -12 और +9 मतलब -3 आएगा। ठीक, आपको पता है -3 को कॉमन ले लो, मतलब नहीं ले पाएंगे, डिटर्मिनेंट थोड़ी कि रो से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, अब आपको निकालना ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी आपका, a² × 0 0 0 3 3 9 -1 और -3, और यहाँ पर आया आपके पास 1 1 और 3, यहाँ पर 5 2 और 6, यहाँ पर -2 -1 और -3 इज इक्वल टू, पहला तो 0 0 0, फिर उसके बाद 3 + 15 फिर परेशानी है, -2 और -7 और +6 -1 ही आना चाहिए। आओ देख, 3 मल्टीप्लाई हुआ 1 और 3 5 से 15 और 3 18, 9 × -2, अच्छा -0 आ तो गया, ठीक है। 3
प्लस 6 9 माइनस 9 0 9 प्लस 18 27 माइनस 27 0 -1 -5 मतलब कि -6 और +6 0 -1 और -2 -3 और प्लस का 3 0 और -3 और -6 -1 प्लस का 9 0। ठीक है हाँ भाई, अरे बहुत देर लग गई। ठीक है, तो ए क्यूब किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ए स्क्वायर 0 के बराबर नहीं था। आपने लिखा सिंस a cube is equal to 0 matrix and a square is not equal to 0 matrix, this implies a is nilpotent of order 3। nilpotent matrix of order 3। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। आऊं अगले क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन का nilpotent से इतना मतलब नहीं है, चलो उससे पहले मैं एक वो देख लिखवाता हूं आपको, एक थोड़ा सा कि अगर मान लो आपका ए नाम की कोई मैट्रिक्स आई, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, देखते हैं इसको कुछ। ये अपने आप में ऐसी मैट्रिक्स का अपर ट्राइंगल के टर्म 0 और डायगोनल के टर्म 0, सिर्फ लोअर ट्राइंगल में नॉन जीरो एलिमेंट बैठा हुआ है। ए स्क्वायर निकालोगे, या मैं इनको ये ना लेकर ए बी सी लिख दूं क्या? देखते हैं उससे निकलता है कि नहीं। ए बी सी, ठीक है, आपने ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपके पास? ए स्क्वायर 0 0 0 ए 0 0 बी सी 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 0 0 ए 0 0। मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको जनरल में कि आप एग्जाम्पल में तो देख लो, एक बार जनरल में देख लो कि सिर्फ लोअर ट्राइंगल में एलिमेंट है। तो पहला तो आ गया 0 और 0 और 0, पहली ऊपर वाली रो तो 0 थी। उसके बाद अगला वाला आपके पास ए 0 से मल्टीप्लाई, ए 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 ए से 0 बी से, ये भी 0 आ गया। फिर उसके बाद ए 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 और वो 0, ये भी 0 आ गया। फिर ये भी 0 आ गया। फिर ये b मल्टीप्लाई हुआ 0 से और c मल्टीप्लाई हुआ a से, ac आ गया। b मल्टीप्लाई होगा 0 से, c मल्टीप्लाई होगा से, 0 मल्टीप्लाई होगा से, ac बचेगा। b 0 से, c 0 से और 0 c से, ये 0 आ गया। फिर b 0 से, c 0 से और 0 0 से, ये कितना आ गया? 0 आ गया। ये तो आपका a स्क्वायर निकला, मैं a क्यूब की बात कर रहा हूं। 0 0 0 0 0 0 ac 0 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 0 0 a 0 0 b c 0। ठीक है, पहली रो तो आपको पता है 0 लिखनी है, दूसरी रो भी 0 लिखनी है। ये मल्टीप्लाई होता रहेगा किसी से भी, 0 0 0 तीनों कॉलम से होंगे, फिर ये 0 0 तीनों कॉलम से होंगे। पहला टर्म इधर देखो, AC मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0, 0 A से 0 B से, ये 0 बन गया। AC मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0 0, ये 0 बन गया और फिर ये 0 बन गया। ये अपने आप में क्या बन गया? 0 आ गया। तो जो 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 में अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है इसका अपर ट्रायंगल, मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोल रहा इसको, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल में भी एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, कि लोअर ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एलिमेंट है या सिर्फ अपर ट्रायंगल के अंदर एलिमेंट है नॉन जीरो, तो तीन ऑर्डर की निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो। इफ इन अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए में क्या हो रहा है? इफ मैट्रिक्स ए इज सच दैट, मैट्रिक्स ए इज सच दैट, किस तरीके से वो? इट हैज नॉन जीरो एलिमेंट्स इन लोअर या फिर अपर, जिसमें भी ओनली देन ऑर्डर, अरे देन इट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए 3x3 है। आपको सर ये सब स्क्वायरी मैट्रिक्स होंगी, हाँ भैया सब पे पावर चढ़ रही है, और पावर मैंने आपको बताया था सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे चढ़ती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
एक बात पक्की कर ली हमने। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, इसका यूज देखना, क्या मतलब हल्के छुपा के यूज किया है, जबरदस्त। लेट P इज इक्वल टू 1 0 0 4 1 0 और 16 4 और 1 एंड I be the identity matrix of order 3 if Q is equal to, टर्म पड़ा हुआ है QIJ, is a matrix such that, किस तरीके से, P की पावर 50 माइनस Q is equal to I, then Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21 की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन भी दे रखे, 52 103 201 205। बहुत सारी बातें कर दी, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके अंदर हमने देख लिया है कि ये P एक मैट्रिक्स है, I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, Q जो है वो इस तरीके से Q कोई मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट QIJ की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि P की पावर 50 माइनस Q इज इक्वल टू I। मतलब अगर यहां से आपसे Q पूछ ले तो आप बोलोगे P की पावर 50 माइनस I, कि मैं Q को उधर ले आऊंगा और I को इधर ले आऊंगा। अच्छा, इससे निकल कर आएगी Q मैट्रिक्स। आपको निकालना क्या है, आपको Q का 3-1 टर्म, Q मैट्रिक्स के टर्म है ना, Q का 3-1 टर्म 3-2 टर्म डिवाइड बाय Q2-1 टर्म। अगर Q मैट्रिक्स के 3-3 टर्म आपको चाहिए, इसका मतलब Q मैट्रिक्स पूरी निकालनी पड़ेगी, तभी ये 3-3 टर्म मिलेंगे, तभी ये 3-3 टर्म मिलेंगे Q मैट्रिक्स में। लेकिन P की पावर 50 आ रहा है, तो आपने क्या किया, आपको P की पावर 50 करना है, मैं 50 पावर पे जा ही नहीं रहा। ये देखो क्या लिखा हुआ, ये है मैट्रिक्स आपके 1 0 0, क्या मैट्रिक्स थी, 4 1 0, अबे 16 4 और 1, ठीक है। अभी अभी एक पॉइंट लिखा है हमने कि अगर मेरे पास ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती सिर्फ, या सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती, तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाती 3 ऑर्डर की। आपको 50 पावर तक चलाना है, अगर 3 पावर चलाने पर 0 आ जाता, 3 पावर चलाने पर, तो 50 पावर पे भी 0 आता, 4 चलाओ 5 चलाओ, फिर तो कितनी भी। तो इसको आपने क्या किया, इसको आपने देखो ब्रेक किया, लेकिन ये आपकी वो मैट्रिक्स नहीं इसके अंदर सिर्फ लोअर ट्रायंगल के 0 एलिमेंट नॉन जीरो, ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए वो बात नहीं बोली गई है, आपको बोला गया जिसके अंदर सिर्फ एलिमेंट नॉन जीरो के या तो लोअर ट्रायंगल में हो या अपर ट्रायंगल में। यहां नॉन जीरो एलिमेंट्स कहां पर है, डायगोनल में भी है। मैंने इसको फौरन ब्रेक कर दिया, देखो 0 0 0 4 0 0 16 4 0 प्लस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो आप ये कर दिया सर, ये मैंने इसके अंदर से 1 1 1 के साथ बाकी सब जीरो वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो अलग कर ली, और ये रह गया। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो आपको पता है वो 1 बनेगा, यहां तो 4 ही रहेगा, 16 यहां 1 बन जाएगा और यहां 1 बन जाएगा, यही बनकर आ जाएगा, P बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू ऐसे लिख दी हमने, इसको मैंने मान लिया A प्लस I। ठीक है, अब A वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट लोअर ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज A क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंस नॉन जीरो एलिमेंट्स आर इन लोअर ट्रायंगल ओनली, दिस इंप्लाइज A is nilpotent matrix of ऑर्डर 3। A क्यूब जो है वो 0 हो गया आपका। अच्छा, A क्यूब 0 हो गया। अगर A क्यूब 0 हो गया तो आपको पता है कि अगर वो निलपोटेंट मैट्रिक्स बन चुकी है, A की पावर 50 कर दूंगा तो भी कितना आने वाला है, वो 0 आने वाला है। A की 50 क्या, A की पावर 4 भी 0, A की पावर 5 भी 0। आपको पता है A की पावर 4 को क्या लिखा जाता है, A की पावर 4 को लिखा जाता है A क्यूब इंटू A, और A क्यूब 0 हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 मैट्रिक्स। देख रहे हैं आपको A की पावर 50, सारे A की सारी हायर पावर 3 से लेकर 50 तक, जहां भी तक भी निकालना चाह रहे हो सब 0 हो गए। ठीक, अभी उसको चेक भी कर दें, कोई तकलीफ नहीं है। P की वैल्यू कितनी थी आपके पास, A प्लस I थी, आपको P की पावर 50 चाहिए,
p की पावर 50 मतलब i प्लस a की पावर, मैं i प्लस a लिख रहा हूं, इसे की पावर 50। इसको मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूंगा तो 50c0 i की पावर में 50, ये तो आएगा नहीं उसके अंदर, प्लस में 50c1 i की पावर में 49 और a, प्लस में 50c2 i की पावर में 48 और a स्क्वायर, प्लस में 50c3 i की पावर में आपके पास 47 और a क्यूब, और आगे ऐसे टर्म a की पावर बढ़ती जाएगी। आपसे कोई इसके बारे में पूछे, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता कितनी पावर चढ़ा दो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो 1 है। 50c1 मतलब आया 50, ये आई की पावर 49 तो आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर अगर a मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ a रह जाएगा। 50c2 की वैल्यू 50c2 की वैल्यू 50 इंटू 49/2, आई की पावर 59 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 59, कितना निकल कर आएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर लगा हुआ a स्क्वायर, और आगे के सारे टर्म में तो जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि a जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स थी 3 ऑर्डर की, तो उसका मतलब a क्यूब जीरो मैट्रिक्स रहेगी, ये जीरो मैट्रिक्स। उसकी अगली वाली में a की पावर 4 आएगा जीरो मैट्रिक्स, फिर a की पावर 5 आएगा जीरो मैट्रिक्स, ऐसे चलते जाएंगे, a की पावर 50 आएगा सब जीरो मैट्रिक्स। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। यहां से आपका p की पावर 50 निकल चुका है। अच्छा तो अब तो सिंपल बन गया, p की पावर 50 आपको पता है क्या, a स्क्वायर लिख लोगे, 0 0 0 4 0 0, और ये 16 4 और 0 1 1 1 अलग कर लिया था ना, a स्क्वायर इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 4 0 0 16 4 0। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई, देखो पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, तीसरा टर्म 0, 0 0 0 16 वो 16, ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद 0, ये a स्क्वायर निकल कर आया आपका। ये हमारा निकल गया था a और c, मैंने a b c लिया था, आपको पता है a और c का प्रोडक्ट ही आया था हमारा निकल के, जो हमने थ्योरम से लिख दिया था इसको। क्या लिखा है आपके पास टर्म, p की पावर 50 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने i लिखा है, चलो i प्लस 50 a कितना है आपके पास, a कितना था 0 0 0 4 0 0 16 4 और 0, प्लस में 25 इंटू 49 के साथ a स्क्वायर कितना 0 0 0 0 0 0 16 0 0, ये 50c2 था ना, ये 2 से 50 का 25, यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको मैंने दिखाया था जो क्यू मैट्रिक्स थी आपकी, जो अगर p की पावर 50 माइनस q जो है ये आई था, तो क्यू मैट्रिक्स p की पावर 50 माइनस आई थी, क्यू मैट्रिक्स थी p की पावर 50 माइनस आई। तो यहां पर आपका p की पावर 50 माइनस आई जो है वो बराबर आ रहा है, देखो ये 0 0 0 50 अंदर मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म से होगा, ये 200 0 और 0, ये आपका 800 200 यहां पर 0, प्लस में यहां पर देखो 0 0 0 0 0 0 400 इंटू 49, अच्छा ठीक है 400 इंटू 49 0 0, इस मैट्रिक्स को और उस मैट्रिक्स को ऐड करूंगा। अच्छा ये p की पावर 50 माइनस आई, ये आपका q बन चुका है, यहां पे आया 0 0 0, ये आया 200 0 और 0, यहां पर आया 800 प्लस में 400 इंटू 49, यहां पर आया 200, यहां पर 0, ये टर्म निकल, ये क्यू, यही तो थी क्यू की वैल्यू। आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया आपके पास Q31 प्लस में Q32 और Q21, Q31 मतलब Q का 31 टर्म, ये वाला टर्म, ये टर्म मतलब 800 प्लस में 400 इंटू 49, प्लस में Q32 मतलब ये वाला टर्म 200, और नीचे Q21 था ना, Q21 मतलब ये वाला टर्म 200, ठीक है। पहले तो 200 का ही डिवाइड लगा लो सब जगह, 200 का डिवाइड लगा लिया आपने, ये बचा 4, ये बचा आपके पास 2 इंटू 49,
ये बचा आपके पास 1, 5 प्लस 98 कितना आ गया 103। क्या ऑप्शन था हमारे पास 103। नील पोटेंट मैट्रिक्स का यूज उसमें भी किस चीज को देखते हुए कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट सिर्फ लोअर ट्राइंगल में आते हैं तो नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बनकर आएगी। आपने तो चेक कर लेना एग्जाम में। आपको ये मैट्रिक्स देखिए, आपको 50 पावर में इसको नहीं मल्टीप्लाई करना था 50 पावर में, आपने इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया। देखो दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया, एक ए बना एक आई बना। ए प्लस आई में ए क्यूब जीरो हो जाएगा, ए क्यूब जीरो हो जाएगा। आपको पता है ये लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू ए प्लस आई लिखा था आपके पास, तो पी की पावर 50 आपके पास बनकर आ जाएगा। मैंने बाइनोमियल नहीं लिखा कहीं पे। पी की पावर 50 आपके पास निकल कर आ जाएगा, आई प्लस ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। उसमें ए क्यूब से लेकर बाकी सारी हाइयर पावर तो जीरो मैट्रिक्स बनाएंगे। इतना 3 टर्म आएंगे और 3 ये सिंपल सिंपल से टर्म है, आपने निकाल लिया, ऐड कर लिया। उससे आपको पता चला कि पी की पावर 50 माइनस आई कितना हो गया। पी की पावर 50 माइनस आई गिवन वैल्यू के हिसाब से आपका क्यू था, आपका क्यू निकल आया। आपको क्यू की वैल्यू निकालनी थी उसके अंदर, ये सॉल्व करके ले आया। देख लो आराम से, मेरे ख्याल 2014 का क्वेश्चन है ये एडवांस का। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अब इसके बाद की बात क्या बचा, देखिए आपके पास इसके बाद जिससे मैं बात करना चाहूंगा आगे, वो मेनली हमारे पास एक तो भाई परम्यूटेशन कह रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपके क्वेश्चन करने हैं हमको। मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कुछ प्रूफ वगैरह। ठीक है, एक तो वो चीज बची हुई है। उसके अलावा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बिल्कुल बेकार की चीज है। मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट जैसे मैट्रिक्स का होता है वैसे ही होता है, और भी तरीके होते हैं लेकिन डिटर्मिनेंट के ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम देख लेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस का कोई ऐसा टाइप नहीं होता खास, तो वो एंड में बचे हुए रह जाएंगे। कुछ आईआईटी क्वेश्चन भी देख लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे।